द एमेच्योर कहानी है चार्ली हेलर की। चार्ली का कैरेक्टर जो है प्ले किया है रामी मालिक ने। चार्ली CIA के डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनकी वाइफ है सारा। सारा का कैरेक्टर जो है वो प्ले किया है रेचल ब्रॉसनहन ने। सारा अपने हस्बैंड चार्ली को एक सेसना एयरक्राफ्ट गिफ्ट देती है। सेसना एक पुराना ब्रांड है एयरक्राफ्ट्स का, और चार्ली जो है इस एयरक्राफ्ट को रिस्टोर करने की कोशिशों में लगा हुआ रहता है। एक दिन सारा बिजनेस ट्रिप से लंदन चली जाती है और चार्ली अमेरिका में अकेले रहता है कुछ दिन, एंड ही कंटिन्यूज विथ हिज रूटीन। वो अपने ऑफिस जाता है। तब ये दिखाया गया है कि वो एक फील्ड एजेंट बाय द कोड नेम द बेयर और एक अननोन सोर्स कोड इंक्विलाइन से दोस्ती कर लेता है, या ऐसा कहो कि इस तरह से कुछ इनके बीच में कॉन्वर्जेशन होते हैं कि ये दोनों एजेंट्स या ये दोनों जो कोड नेम्स हैं ये चार्ली को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। तभी ये पता चलता है इंक्विलाइन अननोन जो सोर्स कोड है उसके थ्रू कि चार्ली का जो डिपार्टमेंट का बॉस है उसने ड्रोन स्ट्राइक्स को सुसाइड बॉम्बिंग्स का मुखौटा पहना करके पब्लिक के सामने रख दिया था। यानी इस तरह से उसने इंफॉर्मेशन को गलत रूप दे करके पब्लिक किया था। ये जान करके चार्ली शॉक्ड हो जाता है और वो बिज़ी रहता है और इस इंफॉर्मेशन को समझने में या डिटेल्स जानने में। तभी उसे सारा का फ़ोन आता है, बट क्योंकि वो बिज़ी है काम में तो वो सारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फ्री होने के बाद कॉल करेगा। और वहीं थोड़ी देर बाद होता ये है कि लंदन में खबर आती है, लंदन में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए, जिसमें से एक अमेरिकी महिला थी और वो नाना ददन सारा थी। ये जान करके चार्ली डेविस्टेट हो जाता है और उसे गिल्ट होता है इस बात का कि आखिरी फ़ोन आया था उसकी पत्नी का और उसने बात नहीं करी। इसका उसे बहुत दुख होता है, बहुत गिल्ट होता है, और वो ये चाहता है कि तुरंत एक्शन हो, कार्रवाई हो। ये जो गुनहगार है, ये जो असेलेंट्स है जिन्होंने सारा को गोली मार दी, हॉस्टेज बनाया था, उन्हें पकड़ा जाए या उन्हें मारा जाए, जो भी है इंसाफ करा जाए। बट जब वो ये जानता है कि जो CIA है वो इतनी बेताब नहीं है या इतनी फास्ट नहीं है एक्शन लेने में, या जितना बेताब बेचैन चार्ली खुद है, जितनी बेताबी से वो इंसाफ चाह रहा है। जब उसे ये पता चलता है जो एटीट्यूड है उसकी एजेंसी का, तब वो इन्फॉर्मेशन जो उसके हाथ लगी थी उसके बॉस के बारे में, वो उस इन्फॉर्मेशन को रखते हुए बॉस के सामने अपने बॉस को धमकाता है, थ्रेटन करता है, या बोलो ब्लैकमेल करता है कि तुमने जो ड्रोन स्ट्राइक्स थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्ट्राइक्स थे, उनको सुसाइड बॉम्बिंग का रूप दे करके लोगों के सामने रखा। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिक करूं, या तो फिर तुम मेरी बात मानो कि CIA से मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग दिलाओ, रिसोर्सेज अवेलेबल कराओ, ताकि मैं तैयार हो सकूं मेरी पत्नी के हथियारों को खुद मारने के लिए। पहले तो दे लाफ ऑफ एट दिस थॉट, बट वो मजबूर हो जाते हैं और उन्हें जो चार्ली कहता है वैसा उन्हें करना पड़ता है। और वो चार्ली को एक ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं जहाँ पर लॉरेंस फिशबर्न हेंडरसन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो मेंटर है या जो ट्रेनर है यहाँ इस CIA ट्रेनिंग सेंटर में। वो चार्ली को ट्रेन करते हैं, और ये ट्रेनिंग के दौरान जो हेंडरसन है और इवन चार्ली खुद, इन दोनों को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि चार्ली की पर्सनालिटी या उसका विचार, जिस विचारधारा या स्कूल ऑफ थॉट को वो मानता है, वो ऐसा ट्रेट नहीं है उसका कि वो कभी भी किसी का खून कर पाएगा या गन उठा पाएगा या कोई हथियार यूज़ करके किसी का खून कर पाएगा। ये ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को पता चल जाता है चार्ली के बारे में, इवन चार्ली को खुद को भी। वो उसको रियलाइज़ कर लेता है इस बात को। बट समहाउ बॉम्ब बनाने में वो माहिर होने लगता है, वो बॉम्ब काफ़ी अच्छे से बना लेता है। अब जो चार्ली का बॉस था, जिसको धमका करके ब्लैकमेल करके चार्ली यहाँ पहुँचा था, वो उसको ऐसे ही छोड़ने तो नहीं वाला था। ये जाहिर सी बात है, चार्ली को भी इसका अंदाज़ रहता ही है या पूरा पता रहता है। तो जैसे ही ये चार्ली के अगेंस्ट ट्रेनर को टर्न करते हैं कि अब तुम इसको मार दो, चार्ली वहाँ से गायब हो जाता है, भाग जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो
पता है उसे कि वो किसी को हथियार यूज़ करके मार नहीं सकता है, यानी कि एक एमेच्योर है, निपुण नहीं है हत्या करने में, जैसे अदरवाइज जो स्पाइज होते हैं या सीआईए एजेंट्स होते हैं उस तरह से वो निपुण नहीं है, एक एमेच्योर है। बट फिर भी वो अपने डिटर्मिनेशन से निकल पड़ता है उन टेररिस्ट्स को मारने, अपनी पत्नी के हत्यारों को मारने, अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने, जैसा वो मानता है। और किस तरह से ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करता है और कौन से तरीके अपनाता है, क्योंकि मार तो ये हथियारों से सकता है नहीं। कई बार फिल्म में आगे भी जब वो मारने की कोशिशें करता है इन असेलेंट्स को, वो नहीं मार पाता है हथियार यूज़ करके, देन वो कैसी टैक्टिक्स यूज़ करता है, कौन सी आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स वो यूज़ करता है और वो इन असेलेंट्स को आखिर अंजाम तक पहुंचा देता है। ये फिल्म ऐसे एक एमेच्योर व्यक्ति की कहानी है जो अपनी पत्नी की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है, डेविस्टेटेड है और एक गिल्टी के भाव से भरा हुआ है। डायरेक्टर जेम्स हॉज ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये उनकी दूसरी फिल्म है एज अ डायरेक्टर। इससे पहले 2023 में उन्होंने वन लाइफ डायरेक्ट की थी। ये फिल्म रॉबर्ट लिटिल के नॉवल द एमेच्योर के ऊपर बेस्ड है। मार्टिन रूहे की सिनेमाटोग्राफी है जो काफ़ी अच्छी है। वॉल्टर बर्टलमैन का म्यूज़िक है जो ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा अट्रैक्ट करने वाला मुझे नहीं लग रहा है, बट कहीं प्रॉब्लम या इरिटेशन उस म्यूज़िक की वजह से हो रही है। बैकग्राउंड में ही सारा म्यूज़िक बज रहा है एंड ओके है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, ओके है। रामी मलिक की एक्टिंग अच्छी है जो देखने लायक है। फिल्म के लोकेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मैंने सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है कहा था, उनमें ये लोकेशंस भी शामिल हैं जिस तरह से शूट किया गया है कैमरा से। मद्रिद में शूटिंग हुई है, इस्तांबुल है, प्रिमोस्क है, बाल्टिक सी का इलाका है, मार्सेल्स हैं, पेरिस है, इस्तांबुल है, इन सारी जगहों पर फिल्म की शूटिंग हुई है। ये जो लोकेशंस है देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। बट जो ओवरऑल फिल्म है, फिल्म पूरी तरह से एज वन पीस अगर हम बात करें, एज वन एंटिटी अगर हम बात करें, तो उतनी बात नहीं जम रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है फिल्म देख करके। इसका एक ही रीज़न मुझे लग रहा है, जो अडेप्टेशन है बुक का फिल्म में वो नहीं जम पाया है, क्योंकि कहानी और स्क्रीन प्ले है ना वो मार खा गया, वो इस फिल्म को दबा चुका है। काफ़ी ही प्रेडिक्टेबल पता चल रही है फिल्म, या ऐसे लग रहा है कि ये तो पता ही है कि यही होना है। इमोशन फील नहीं हो रहा, कनेक्शन फील नहीं हो रहा, तो ओवरऑल फिल्म काफ़ी कमज़ोर लग रही है, उसका इम्पैक्ट कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा है। दो जो एक्टिंग है या और अदर पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं, उनके कारण कुछ जगहों पर फिल्म देखने लायक ऐसी लगती है। कुछ सीन्स भी इस फिल्म में ऐसे हैं जिनको देखना बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मद्रिद में एक स्काई स्क्रैपिंग होटल बिल्डिंग के रूफटॉप स्विमिंग पूल में एक असेलेंट मिलता है अपने चार्ली को, और चार्ली जो है वो ऑब्वियसली कोई हथियार यूज़ करके नहीं मार पाता है, तो वो एक ऐसा तरीका अपनाता है, एक ऐसा डिवाइस वो अपने कंट्रोल में कर लेता है कि जो ग्लास वॉल से ये स्विमिंग पूल बना हुआ है उनके बीच की हवा को डिकम्प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्लास वॉल्स जो है वो शैटर कर जाती है और इतने सारे इतना सारा वो पानी का वॉल्यूम है और वो जो टूटता है स्विमिंग पूल कांच का बना हुआ, और इतनी ऊंची स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग से जब वो हाई वॉल्यूम का पानी विद सो मच प्रेशर गिरता है नीचे, वो जो दिखाया है दैट सिनेमाटोग्राफी, वो सीन बहुत ज़्यादा अच्छा है देखने के लिए। ऐसे कुछ सीन्स हैं, कुछ एलिमेंट्स है, एक्टिंग जैसे मैंने कहा, रामी मलिक को देख करके ना इरफान खान की एक्टिंग की याद आती है, या उनका चेहरा भी, या उनकी आंखें और चेहरे का भाव जो है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, कहीं कहीं मुझे रामी मलिक का जो है इरफान खान से मिलता जुलता लग रहा है। तो इस तरह से कुछ पॉइंटर्स हैं जिनकी वजह से ये फिल्म कहीं कहीं देखने जैसी लग सकती है, बट ओवरऑल फिल्म इम्पैक्टफुल नहीं है। सो दिस इज़ माई टेक ऑन द फिल्म एमेच्योर। आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है अबाउट दिस फिल्म, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, रिव्यू अच्छा लगा, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।